जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके सर, दिख रहा है मुझे, हो गई है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है। रूल नंबर 21 की कल बात कर रहे थे। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने ईयूएल ली है, पेड लीव ली है, तो उसमें कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगी। लेकिन अगर यूएल मेडिकल पे ली है तो वो भी वो काउंट होगी। लेकिन दो ऐसे केसेज हैं जिसमें यूएल विदाउट मेडिकल अगर उसने ली है। पहला केस है, अगर वो कहीं दंगे में फंस गया है, सिविल कमोशन हो गया है, हायर स्टडी के लिए गया है और उसके पास मेडिकल नहीं है और वो यूएल देना चाहता है और कोई लीव भी नहीं है और मेडिकल भी देना है नहीं, तो उस केस में कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को ये पावर है कि वो पीरियड ऑफ लीव सर्विस में काउंट करे या नहीं करे। एम आई क्लियर? यस सर। एक केस Yes, जो sir. बच Yes, जाता है, अगर उसकी सारी लीव खत्म हो गई है और वो यूएल देता है, तो क्या रूल है मैं यहाँ पढ़ देता हूं, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अदर देन। सर स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ सर, विजिबल है, सर मुझे विजिबल है। मैं पढ़ देता हूं, एक बार सुन लीजिए प्लीज। सर विजिबल है, क्लियर विजिबल है। राइट। In case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate and extraordinary leave allowed to be counted as qualifying service under the provision of this rule। ये तो बात क्लियर हो गई है, उसमें कोई हम चर्चा नहीं करेंगे। At the time of grant of leave a definite entry shall be made in the service book of the government servant to the effect that the period of extraordinary leave shall not be counted as qualifying service। जब लीव सैंक्शन हो रही है उसी समय उसको एंट्री करनी है सर्विस बुक में कि ये लीव आपकी काउंट नहीं होगी क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। एंड सच एन एंट्री इन द सर्विस बुक इफ नॉट मेड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर मान लो लीव ग्रांट करने के टाइम सर्विस बुक में एंट्री नहीं हुई है और अथॉरिटी चाहती है कि मैं बाद में करूंगा ये लीव, ठीक है, और एंट्री छूट गई है किसी भी कारण से, कैन बी मेड सब्सिक्वेंटली, बाद में की जा सकती है, बट नॉट लेटर देन 6 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट के 6 महीने बचे हैं उसके बाद नहीं कर सकता। मान लो 5 महीने बच गए, 4 महीने बच गए कि अब मैं एंट्री करूंगा, ये यूएल काउंट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं क्लियर हूं? 6 महीने के पहले तक अगर एंट्री छूट गई है या वो सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं करनी है तो उसको करना है। और उसकी एंट्री कब करनी है? जब उसने लीव सैंक्शन कराई है। एम आई क्लियर? 6 महीने के ज्यादा कम समय बचा है तो अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं करूंगा। एम आई क्लियर? साथ यस सर, बिल्कुल। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन था कल, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मेरे को भी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी तो मैंने शायद गलत इंटरप्रेट कर दिया था। एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। देखिए सर, तीन केसेज में यूएल होती है। एक यूएल मेडिकल पे दी, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट हो जाएगी। एक यूएल विदाउट मेडिकल दी, वो किस कारण से दी कि आप कहीं सिविल कमोशन दंगे में फंस गए थे या हायर स्टडी में चले गए थे और आपके पास लीव नहीं है, आप यूएल देना चाहते हैं, वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगी। कब? ऑथोरिटी को लगेगा वैलिड रीजन है तो कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को, हमारे केस में डीसी साहब। तीसरा केस है, अगर कोई आदमी ने ईयूएल दी है जिसके पास मेडिकल नहीं है तो उसकी एंट्री लीव सैंक्शन ऑथोरिटी उसी समय करेगा जब वो लीव सैंक्शन हुई है। और अगर मान लो बाद में वो करता है कि ये जो पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए मैं तो काउंट नहीं करूंगा, तो उसको 6 महीने रिटायरमेंट के बच्चे उससे पहले ये काम कर लेना है। 5 महीने बचे, 4 महीने बचे, 1 दिन बचा कि मैं क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा। एम आई क्लियर? जी सर। चलिए सर, अब 27 नंबर पे आ जाइए, हम आगे की बात करेंगे। स्लाइड नंबर 27 ले लीजिए सर। रूल, हाँ सर, यहां से। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की सर्विस में इंटरप्शन हो जाता है तो क्या होगा। एन इंटरप्शन इन सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट
एंटेल्स फोर फीचर ऑफ पास्ट सर्विसेज। वर्ड को याद रखिए, कहीं पे भी आपकी सर्विस में ब्रेक आ गया तो आपकी सर्विस पास्ट 4 फीट हो जाएगी, एक्सेप्ट फॉलोइंग सर्कमटेंसेस, फॉलोइंग केसेज। कुछ केसेज है जिसका एक्सेप्शन है, बाकी केसेज में आपकी सर्विस पुरानी क्या हो जाएगी, 4 फीट हो जाएगी, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगी। क्या क्या एक्सेप्शन है? ऑथोराइज लीव ऑफ एब्सेंस, ये एक एक्सेप्शन है। अगर आपने लीव ऑथोराइज करा ली है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगी, ये एक्सेप्शन है। ये सारे उसमें काउंट, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होने के लिए। अनऑथोराइज एब्सेंस इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑथोराइज लीव, अगर आपने कोई एब्सेंट लीव के बाद में आप अनऑथोराइज एब्सेंस है, ऑफ एब्सेंस सो लॉन्ग एज द पोस्ट ऑफ एब्सेंस एब्सेंटी इज नॉट सब्सिक्वेंटली फिल्ड, तब तक वो की जा सकती है जब तक कोई वो पोस्ट भर नहीं दे। अगर आप अनऑथोराइज है तो अथॉरिटी को लगेगा तो वो कर देगा, नहीं अगर पोस्ट भर गई तो फिर कुछ नहीं होगा। तीसरा केस है सस्पेंशन, वेयर इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय स्टेट, अगर आप सस्पेंड हो गए और उसके बाद इमीडिएटली रीइंस्टेट हो गए, वेदर इन द सेम और डिफरेंट पोस्ट, एक या अलग पोस्ट में, और वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज, मृत्यु हो जाती है, और परमिटेड टू रिटायर, या रिटायर होने के लिए परमिट किया जाता है, और इज रिटायर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएन्यूएशन व्हाइल अंडर सस्पेंशन, के दौरान अगर वो रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, या उसको रिटायर कर दिया जाता है, या हो गया है, वट एवर द रीजन, तो ये सारे एक्सेप्शन है। इस केसेज में रीइंस्टेट होने पे सारी की सारी उसकी। दूसरा एक्सेप्शन है ट्रांसफर टू नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। एक और चीज है, अगर ऐसी जगह आपका ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर टू नॉन क्वालिफाइंग सर्विस in an establishment under the control of government if such transfer has been ordered by a competent authority in public, अगर आपको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वाली किसी सर्विस में भेज दिया गया है जहां पे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पब्लिक इंटरेस्ट में भेजा है, ठीक है, तो वो भी आपका एक्सेप्शन है। ज्वाइनिंग टाइम, अगर किसी ने ज्वाइनिंग टाइम ले लिया एक पोस्ट से दूसरे टाइम पे, तो वो भी एब्सेंटिज्म जो है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। यहां तक क्लियर हूं मैं? ये सब बातें काउंट होगी। यस सर, दोबारा बताइए सर। एक बार डी पॉइंट बता दीजिए। डी पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपका ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में एक ऐसे डिपार्टमेंट या एक ऐसी जगह पे हो गया है जहां पे आपकी नॉन ट्रांसफर ऑफ नॉन क्वाली, वहां पे क्वालिफाइंग सर्विस ट्रांसफर नहीं हो सकती है। मैं क्लियर हूं? सर पब्लिक इंटरेस्ट में, क्या मतलब हुआ? ठीक है, इसका मतलब है मान लो किसी को किसी कारण से ऐसी जगह भेज दिया गया जहां पे वो फॉरेन सर्विस है, लेट अस से, एग्जांपल है ये, फॉरेन सर्विस एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल मेरे पास भी शायद इसका नहीं मिलेगा। रीजन, ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में, मान लो कोई कॉर्पोरेट में चला गया है, किसी कॉर्पोरेशन में, और वहां पे पेंशन रूल लागू नहीं होते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? यस नॉन, तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट या कहीं पे भी जहां नॉन क्वालिफाइंग सर्विसेज एंड एस्टेब्लिशमेंट अंडर द गवर्नमेंट के अंडर में ही है, लेकिन वहां पे नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, उसका नेचर अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। रूल नंबर 28 क्या कहता है? अब ये जो आपका जो ब्रेक था, इसको कंडोन कैसे किया जाए, इसकी बात हो रही है। In the absence of a specific indication to any contrary in the service book, an interruption between two spell of civil service rendered by a government servant under the government, including civil service rendered and paid out of defense service estimates or railway establishment shall be treated as, अगर दो सर्विस है आपकी, मान लो एक सिविल सेक्टर में थी, एक डिफेंस में सिविलियन थे, या कोई भी एक सर्विस से दूसरी सर्विस के बीच में इंटरप्शन है, गैप है, मान लो कोई स्टेट से सेंटर में आ गया, सेंटर से स्टेट में चला गया, तो वो गैप का क्या होगा? सर कितना गैप? गैप नॉर्मल जो पीरियड है वो एक आपको ऑर्डर में लिखा जाता है कि आपको इतने दिन का ज्वाइनिंग टाइम अलाउड होगा, ठीक है। डिपेंड करता है आप कहां जाते हो।
प्रेसिडेंट के पास पावर है, जैसे कोई फॉरेन सर्विस में जा रहा है, फॉरेन सर्विस की डेफिनेशन मैं बाद में लास्ट में बता दूंगा, लेकिन कुछ गैप है दोनों के बीच में, तो उस गैप को इंटरप्शन मानेंगे, उसको कैसे ट्रीट किया जाए उसका ये इसमें दे रखा है। ऑटोमेटिकली कंडोन एंड प्री इंटरप्शन सर्विस ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, वो डिले ऑटोमेटिकली कंडोन हो जाएगा और प्री इंटरप्शन सर्विस है वो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर ली जाएगी। उससे पहले, इंटरप्शन से पहले की जो सर्विस है, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई आदमी 1 तारीख को किसी डिपार्टमेंट से रिलीव हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट में 3 महीने बाद ज्वाइन किया, तो 1 तारीख तक की जो सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगी। अब बीच के ब्रेक के लिए हम बात कर रहे हैं, 1 से लेके 3 महीने बाद तक की, मान लो जनवरी में चला गया और अप्रैल में ज्वाइन किया, तो वो जो गैप को क्या करना है, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करना है कि नहीं करना है, उसकी बात हो रही है। एम आई क्लियर? मेरी आवाज आ रही है ना? बीच बीच में बताते रहिएगा। जी सर आ रही है। पहला पॉइंट क्या कहता है, सेल अप्लाई टू इंटरप्शन कॉज बाय रेजिग्नेशन, डिसमिसल और रिमूवल। तो पीरियड ऑफ इंटरप्शन रेफर टू सब क्लॉज 1, ऊपर वाले क्लॉज में ये सारे क्लॉजेज जो बताए, रेजिग्नेशन, इंटरप्शन, डिसमिसल या रिमूवल, सेल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होंगे। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में कंसिडर कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस एंड ट्रीट द प्री इंटरप्शन सर्विस एज क्वालिफाइंग सर्विस। प्री इंटरप्शन सर्विस को काउंट कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी में लिखा है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उस डिले को कंडोन कर सकता है और उससे पहले की सर्विस को काउंट कर सकता है, नहीं तो ब्रेक मान लिया जाएगा 2 सर्विस के बीच में। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में टेक डिसीजन नॉट टू कंडोन द इंटरप्शन इन सर्विस ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस एंड ग्रेव सर्कमटेंसेज। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उस डिले को कंडोन नहीं करे, लेकिन ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन में करना है, ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं करना है। ठीक है, वैलिड रीजन नहीं है एम्प्लॉय के पास तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। नो सच ऑर्डर of condonation of interruption in service shall be passed by the appointing authority without extending the government servant a reasonable opportunity of representation and being heard in person। उसको पर्सनली बुलाना है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है, भैया डिले क्यों हुआ तुम्हारा एक सर्विस से दूसरी सर्विस के बीच में, और वो डिले अगर रीजनेबल लगेगा तो कंडोन कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। एम आई क्लियर? ये गैप की बात हमने की। विदाउट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी द सर्विस कैन नॉट बी इंटरप्टेड, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। किसी को यहां तक कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ये क्वालिफाइंग सर्विस लगभग पूरी हो गई है। किसी साथी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें यहां तक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए एक चीज और है, ये बहुत सारे लोगों को जी बोलिए सर प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए 1 मिनट में। मैं अभी बहुत लेट ज्वाइन किया, काफी देर से सर। 1 मिनट के लिए मैडम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी सभी साथियों का समय वेस्ट नहीं हो, है ना, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है सर। हाँ, अब पॉइंट नंबर 30 देखिए, रूल नंबर 30 क्या कहता है। देखिए ये बहुत सारे लोग, ये हम सबके राइट की बात है, प्लीज इसको एक बार सुन लीजिए, बहुतों को पता होगा, मुझे पता है। देखिए पीरियोडिक वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, क्या मतलब है इसका? आप सब लोग सर्विस बुक देखते हो हर साल? यस सर, यस सर। क्या देखते हो उसमें? मेरी छुट्टी कितनी है, मेरी सर्विस इस साल की वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई पे रजिस्टर से, है ना? यस सर। लेकिन ये जितने भी साथी हैं जिनको 18 साल हो गए हैं, कुछ ऐसे 12 साल वाले भी हो गए, लेकिन आप भी ध्यान रखिए जिनकी सर्विस भी 18 साल की हो गई है, या ऐसे साथी जिनके 5 साल बचे हैं रिटायरमेंट में, दोनों बातें, वो क्या करेंगे? अपने हेड ऑफ ऑफिस हमारा कौन हो गए? प्रिंसिपल साहब। हेड ऑफ ऑफिस
बिफोर द डेट ऑफ सुपर एन्यूशन, या तो 5 साल रिटायरमेंट को बचे हैं या 18 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, क्या करेंगे? आपके अकाउंट ऑफिसर से कंसल्ट करके, आपको नहीं करना, हेड ऑफ ऑफिस करेगा, इन अकॉर्डेंस विद द रूल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेरीफाई द सर्विस रेंडर्ड एंड कम्युनिकेट टू हिम। आपको ऑफिस की, देखो सेल वर्ड को मैंने बड़ा करके लिखा है, ये उनकी ड्यूटी है। आप प्रिंसिपल बनेंगे, आपकी ड्यूटी है एम्प्लॉय के प्रति, ठीक है? क्या करना है? उसको कम्युनिकेट करना है। फॉर्मेट 4 फॉर्म नंबर 24, ये मुझे थोड़ा एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज, इसलिए मैंने लिख दिया डाउटफुल। फॉर्म जितना मुझे याद है फॉर्म नंबर 24 है। 24 ठीक है? है सर। ओके, थैंक यू सर। द पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉलो प्रोसीजर ऑफ रूल 57 के प्रोसीजर को फॉलो करके उस एम्प्लॉय को, आपको उसकी क्वालिफाइंग सर्विस को कम्युनिकेट करना है। स्टेजेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन केसेज ऑन सुपर एन्यूशन, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। 57 में ये भी आता है कि पेंशन पेपर को सबमिट करने की स्टेजेज क्या है। नोट, द वेरिफिकेशन डन अंडर दिस रूल शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल और शैल नॉट बी रीओपन्ड सच रिपोर्ट टू सेक्रेटरी। और ये क्वालिफाइंग सर्विस आपने इन सबकी वेरीफाई कर दी है और उसको एक सर्टिफिकेट देना है कि भैया आपकी आज दिन तक इतनी हो गई है क्वालिफाइंग सर्विस, और उसको रीओपन नहीं करना एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज के। और इसकी एक रिपोर्ट देनी है सेक्रेटरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, कब? हर साल 31 जनवरी को। और रीजन नोट, और ये रीजन देना पड़ेगा आपको कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। एज ए प्रिंसिपल ये हमारी जवाबदारी है, और ऐसा नहीं किया तो उसका रीजन भी देना है। देखिए प्रैक्टिकल बात है, दूसरी है, ये राइट की बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है और ऊपर सेल वर्ड को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये क्वेश्चन प्रिंसिपल एग्जाम 2018 में शायद आया था, मुझे जहां तक याद है। सर हमें तो नहीं मिला ये सर्टिफिकेट 18 ईयर के बाद। मांगो ना, देखिए राइट मांगने से मिलता है, ठीक है? मैंने भी डिमांड कर रखी है, मेरे 18 साल हुए हैं, अभी दिया नहीं है, मैं पीछे पड़ा हुआ हूं, भैया मुझे दो। सर हमारे यूडीसी से मैंने पूछा था तो वो कह रहे हैं कि मैडम ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं। आप रोल नंबर 30 दिखाइए पेंशन का, ठीक सर है? यही बोलते हैं वो लोग। नहीं मैंने उनको बोलते नहीं, आप insist किया, रोल रूल दिखाओ दिखाया ना। तो सर नहीं, उन्होंने मैं फिर इस क्लास बोला के कि बाद सर्कुलर भी भेज मैडम दूंगा। आरओ से आएगा, आरओ से डिटेल आरओ से नहीं आएगा, आपको भेजना है आरओ में, प्रिंसिपल को भेजना है आरओ में, ओके? लिखा हुआ है, सर्कुलर भेज दीजिएगा। ठीक है? तो सभी लड़िएगा मत, प्रेम से, क्योंकि ऑफिस के पास भी बहुत सारे कई काम होते हैं, ठीक है? थोड़ा 18 का 19वें साल मिल गया, मिले तो सही ना? जी जी सर ओके, नेक्स्ट एनपीएस प्लीज। वालों के लिए भी, ओपीएस वालों ये के लिए। एनपीएस वालों के लिए भी है, अच्छा ओके। ऐसा नहीं है कि एनपीएस और जीपीएफ वालों के लिए। रूल नंबर 33 क्लासेज ऑफ पेंशन, एक अलग से पीडीएफ, उसको मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, जो आपको पीडीएफ भेजी है उसमें सारा डिटेल 2 पेज में मैंने समराइज कर दिया है, ठीक है? ही शैल बी एलिजिबल ऑन सच एब्जॉर्प्शन, ये थोड़ा सा एक बार नीचे करेंगे, हाँ ये है, ठीक है? 35 रूल नंबर की बात करते हैं। रूल नंबर 30 पढ़वा दीजिए ऑफिस को और प्रिंसिपल साहब को। लड़ाई नहीं करनी है, प्रेम से 18 साल की जगह 19वें साल भी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आपको राइट मांगना पड़ेगा। अब रूल नंबर 35 की बात करते हैं। पेंशन ऑन अब्जॉर्प्शन इन और अंडर स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय अंडर स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, सेंटर की नौकरी छोड़ के स्टेट में चला गया, क्या होगा? He shall be eligible on such absorption to receive pension or service gratuity as the case may be and retirement gratuity on the basis of qualifying service and emolument. Emolument word आप जान चुके हैं, तो वो क्या है, कब से? on the date of absorption से। ये क्वेश्चन पूछे उसको जो है वो उसका राइट क्या है? पेंशन मिले, सर्विस ग्रेचुइटी मिले, और किसके अकॉर्डिंग? एज पर क्वालिफाइंग सर्विस। कब मिले? जिस डेट से एब्जॉर्ब हुआ है, द डेट ऑन विच एक्चुअली ज्वाइंस द ड्यूटी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? उसने स्टेट गवर्नमेंट में जब ज्वाइन किया है वो डेट। एम आई क्लियर? रूल नंबर 44 और 45 के अंदर, ये 44 और 45 क्या है अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, लिखा हुआ है इसमें। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 45 और 44, एक ग्रेचुइटी का है, एक दूसरा है, ठीक है? Immediate absorption would means
एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्निकल और इमीडिएट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जिस दिन टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है। यहां तक मैं क्लियर हूं अपनी बात में? अब कल हमारी बात हो रही थी, ये आ गया देखो, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ रिलीव, आपके रिलीविंग डेट एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट मे बी रेगुलराइज्ड बाय ग्रांट ऑफ लीव। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आपने 4 तारीख को रिलीव हुए, 10 तारीख को ज्वाइन किया, 6 दिन की आप लीव दे दो। एंड इफ नो सच लीव इज ड्यू द पीरियड में बी रेगुलाइज्ड बाय ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा। अगर आपके पास लीव नहीं है तो आप यूएल दे दीजिए, रेगुलराइज हो जाए ताकि गैप नहीं हो। ही द रिलीविंग अथॉरिटी, द होगा शायद ये, द रिलीविंग अथॉरिटी बिफोर प्रोसेसिंग द केस ऑफ सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट will ascertain the date of joining by the government servant in the state government। उसके रिटायरमेंट बेनिफिट इश्यू करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने किस डेट को ज्वाइन किया था वो कंफर्म करेगी एंड एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 1 दिन पहले तक उसके बेनिफिट देगी या क्वालिफाइंग सर्विस का जो भी प्रोविजन है वो पूरा करेगी। एक्सरसाइज ऑप्शन, और ये ऑप्शन कितने महीने में एक्सरसाइज कर लेना है? 3 महीने के अंदर अंदर। क्या? टू रिसीव रिटायरमेंट बेनिफिट, उसको ये ऑप्शन है कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट कहां से लेना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले या वहां की सर्विस काउंट कराए। इफ एब्जॉर्ब्ड पेंशन लाइबिलिटी इज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो एब्जॉर्ब हो गया है तो पेंशन लाइबिलिटी स्टेट की रहेगी। एम आई क्लियर? यहां तक किसी साथी को कोई जी डाउट? सर। नेक्स्ट प्लीज। अब आगे रूल नंबर 36 पे, पेंशन ऑफ ऑन एब्जॉर्प्शन और अंडर ए कॉर्पोरेशन, कंपनी और बॉडी। अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, बॉडी है या कॉर्पोरेशन है, उसमें अगर एब्जॉर्प्शन हो गया तो क्या होगा? शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड। अगर आप वहां एब्जॉर्ब हो गए तो आपको क्या मान लिया जाएगा? रिटायर मान लिया जाएगा। रिटायर वर्ड का मतलब सुपर एन्यूएशन नहीं है, यहां पे मैं ये क्लियर कर दूं। कब से? जिस डेट आप एब्जॉर्ब हो गए हो। एब्जॉर्ब कब हुए हो? जब आपने ज्वाइन कर लिया है या आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है। एंटाइटलमेंट क्या है आपका? सर्विस ग्रेचुइटी, पेंशन एज पर रूल। 44 में क्या है? अमाउंट कितना मिलेगा। 45 में क्या है? रिटायरमेंट या डेथ ग्रेचुइटी की बात हो रही है, पीछे हमने देखा था। ठीक है। द पेंशन लाइबिलिटी शैल कंप्राइज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी। अब पेंशन की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, आपको कितना पैसा मिलेगा दूसरी सर्विस में जाने पे, कहाँ? कॉर्पोरेशन में या कंपनी जो गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल्ड है, तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू मिलेगी। इसके ऊपर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, उतना पैसा आपको मिल जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट और ग्रेचुइटी का। एंड रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फॉर द सर्विस अप टू द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कब तक? जब तक आप एब्जॉर्ब नहीं हो जाते इन दैट बॉडी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? डेट ऑन विच ही एक्चुअली ज्वाइंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? जिस दिन टेक्निकल रेजिग्नेशन। इन दोनों में से जो भी हो आपका केस, उसमें आपको जाना है। और आपको क्या मिल जाएगा? लंप सम अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी डिटरमाइंड। कैसे मिलेगा? कैपिटलाइज वैल्यू से मिलेगा। और फिर आपका कोई लीन नहीं रहेगा रिलीव होते ही। एक बार अब्जॉर्ब हो गए वहां पे, अब आपका कोई राइट नहीं है पुरानी सर्विस पे। अब मेरा मन हुआ वापस आना चाहता हूं, भैया नहीं आ पाओगे। कहां पे? कॉर्पोरेशन में गए हो तो। एम आई क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई साथी प्रश्न करना चाहता है? नेक्स्ट प्लीज। कन्वर्जन ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये केस मैंने कवर नहीं किया है, बहुत बड़ा है ना, और मुझे लगता है कि हमें शायद ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी साथी को है, अगर हमारे पास समय रहेगा तो इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैंने छोड़ दिया है। 29 सब रूल नॉट कवर्ड, इसके अंदर 29 सब रूल है 31 में, तो प्लीज इसको अभी हम देखेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, 3-4 पेज उसी में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, प्लीज प्रीवियस स्लाइड एक बार। हमने एक केस डिस्कस किया था, अब ये कन्वर्जन वाला तो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट प्लीज। अब बात आ गई नॉमिनेशन की। एक बार सिर्फ मैं बताऊं तब आप अपना थंब करेंगे। कितने लोगों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर रखा है?
और कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया, और ऐसे अनमैरिड लोग कितने हैं? अब अनमैरिड अंगूठा लगाएं। आप सबको, अनमैरिड लोगों को मैरिड होते ही अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करना है, और जिन्होंने नहीं भी किया है, मैरिड हैं, उन्होंने भी अगर नहीं किया है, या मान लो पिताजी माताजी का नाम लिखा है और ईश्वर सभी को लंबी उम्र दे, तो उनका नाम बदलना चाहते हैं तो वो आप बदल लें टाइम से। जो भी आपका नॉमिनी है उसका लेटेस्ट आप जो भी परसेंटेज देना चाहते हैं, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे केसेज कोविड में आप देखे होंगे, बहुत परेशानी होती है, फिर बोलाराम के जीव वाली कहानी होती है। तो प्लीज नॉमिनेशन अप टू डेट रखें, मेरा आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है। आप फॉर्म भर के दे दीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, और वो कॉपी अपने हस्बैंड वाइफ या जो भी नॉमिनी है उसको बताइए यहाँ रखी हुई है। एम आई क्लियर? जो पढ़े लिखे साथी हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं, जो अनपढ़ है, जिनके घर में फैमिली या कम पढ़ी लिखी है, उनके लिए बड़ी दिक्कत का काम है। ठीक है, तो रूल नंबर 46 पे हम कंसंट्रेट करेंगे। नॉमिनेशन क्या है? व्हाट इज हैविंग फैमिली? फैमिली की डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, फैमिली की एक अपनी डेफिनेशन है। ओनली वन मेंबर इन फैमिली और नो फैमिली। अब मान लो किसी के पास फैमिली है, किसी के पास एक ही मेंबर है फैमिली में, है ना, मैं और मेरी पत्नी लेटेस्ट से, या मैं और मेरा हस्बैंड, या किसी के पास फैमिली है ही नहीं, शादीशुदा नहीं है, माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया है, या और कोई अकेला ही हूं मैं तो भैया आज की डेट में, या बाद में मैंने शादी कर ली है, बाद में बच्चे हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद में, तो ये सारे केसेज मैं डिस्कस करूंगा नॉमिनेशन के। ए गवर्नमेंट सर्वेंट सेल ऑन हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं इन ए सर्विस और पोस्ट, एक नॉमिनेशन इन फॉर्म 3, ये फॉर्म नंबर हो सकता है बदल गया हो, फिर भी देख लीजिएगा। कंफर्मिंग वन और मोर पर्सन टू राइट टू रिसीव द रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी पेबल अंडर रूल 45। आपकी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ईश्वर नहीं करे किसी के साथ अनहैपनिंग हो जाती है, तो आपकी डेथ ग्रेचुइटी किसको मिले उसका नाम नॉमिनी में होना चाहिए। इन फेवर ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स। अब यहाँ पे कोई मेरे को ये साथी क्लियर कर सकता है पर्सन और पर्सन्स क्यों लिखा है? प्लीज कोई साथ। नॉमिनी में एक से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। नॉमिनी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बॉडी क्यों लिखा है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी बना सकता है ना अपना। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो बॉडी बनी नहीं है तो वो कंपनी बनी नहीं है। मैं एक XYZ कंपनी के नाम अपने नॉमिनेशन या ट्रस्ट के नाम करना चाहता हूँ और ट्रस्ट बना ही नहीं है, तो आगे लिखा हुआ एक टाइम में एक माइक ऑन करें प्लीज। आगे लिखा हुआ है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो कंपनी बनी है कि नहीं बनी है, बाद में फ्यूचर में बनेगी या बनने का प्रोसेस जारी है, तब भी आप कर सकते हैं। इसका एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया, प्लीज एक साथी याद दिलाएं, मैं आपको बताऊंगा। अभी 2024 का या 25 का अमेंडमेंट आ गया, इसको प्लीज याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 को मैं दोबारा आऊंगा। नेम इन केस नॉमिनी हु प्रीडिजीज द गवर्नमेंट सर्वेंट। मान लो आपका कोई नॉमिनी, सपोज आप लेट अस से मैंने अपनी माताजी का नाम रखा और मेरी मृत्यु से पहले मेरी माताजी की मृत्यु हो गई, तो क्या करेंगे? वो भी केस इसमें कवर्ड है। आफ्टर मैरिज व्हाट विल हैपन इफ अनमैरिड एम्प्लॉय नॉमिनेशन मेड इन फेवर ऑफ अदर देन स्पाउस। अगर मैंने मान लो शादी से पहले, मेरा ही केस बता देता हूँ, शादी से पहले मैंने नॉमिनेशन अपने मम्मी पापा को बना रखा था, शादी हो गई तो काफी दिनों तक मुझे पता नहीं था, अभी रिसेंटली मैंने अपने माताजी और पिताजी का नाम हटवा के मेरी पत्नी का नाम नॉमिनी में डाल दिया है। तो प्लीज सभी ये बात ध्यान रखें। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग फैमिली कैन नॉमिनेट अदर पर्सन, ये क्वेश्चन पे हम लास्ट में आएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग यस में करते हैं और कितने लोग नो में करते हैं। वो पॉइंट नंबर 4 प्लीज अपना अंगूठा या कुछ भी सिंबल डालते रहिए, यस में वाले आंसर करें। क्या मैं कंपनी मंगीलाल सर, श्वेता मैडम Yes, हाथ sir. ऊपर कर रही हैं। मैडम बोलिए, प्लीज बोलिए। पूछिए अपनी प्रश्न।
बोलिए श्वेता मैडम, बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर Good ये evening, पूछना था कि जरूरी है अपने स्पाउस को नॉमिनेशन देना सर, कंपलसरी नहीं, है? अब इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, प्लीज थोड़ी देर होल्ड योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ नहीं, क्योंकि मैंने सुना था ना कि 2 बार हम लोग नॉमिनेशन दे सकते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म। किसने कहा? आप 10 बार दे सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सर। Nomination सर मगर उसको स्पाउस वाला आंसर दे दीजिएगा सर, वो जरूरी एट है। एनी स्पाउस वाला मैं ये इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन अच्छा। एक केस है जिसमें मैंडेटरी है। अगर मान लो आपके पास फैमिली है और फैमिली नहीं है, अगर नहीं है तो आप किसी बॉडी को कॉर्पोरेट को कर सकते हैं, अगर फैमिली है तो बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं कर सकते। अच्छा तो और मान लो family एक को- ही हाँ एक ही फैमिली में मेंबर है, तो अब आप क्या करेंगे? एक पहला आपको बनाएंगे पर्सन को और फिर दूसरा बनाएंगे बॉडी कॉर्पोरेट को। ठीक उसका एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है, मैं अभी डिस्कस करूंगा क्लास खत्म होने के लास्ट में। ठीक है सर, ठीक है, thank you, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ठीक है, ओके। अभी जो है नॉर्मल केस में आंसर इज नो। देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, फैमिली अगर है तो आप दूसरे को नॉमिनेट नहीं कर सकते अभी के लिए। ये आंसर मैं बदल दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। एम आई क्लियर? पॉइंट नंबर 5, हु कैन चेंज द नॉमिनेशन? किसके थ्रू आप नॉमिनेशन चेंज करवा सकते हैं? अपने हेड ऑफ ऑफिस को या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एज द केस मे बी, दैट द नॉमिनेशन शैल बी बिकम इनवैलिड। कब करवाएंगे? नॉमिनेशन इनवैलिड हो गया है। कैसे हो गया अभी बताऊंगा। इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी प्रोवाइडेड देयरइन, suitable entry regarding the receipt of nomination shall be made in the service book of the government servant concerned. A duly signed copy of the nomination form shall be returned to the government servant for keeping। अब ये मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लो मैंने मम्मी पापा के नाम पे नॉमिनेशन किया था और मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई, तो अब मैं नॉमिनेशन चेंज कर, मम्मी का शेयर मैं मेरी पत्नी को देना चाहता हूँ, तो नॉमिनेशन फॉर्म में चेंज करूंगा। ऑफिस में नॉमिनेशन फॉर्म 3 जो भी है वो भर के दूंगा, उसकी एक कॉपी लूंगा और उसकी जो नॉमिनेशन चेंज करने की एंट्री सर्विस बुक में करनी है। कोई करता नहीं है, नॉट प्रैक्टिस ये है, फॉर्म लेके सर्विस बुक में चिपकाना है। चिपकाया वो भी एक ही बात है, लेकिन वो नॉमिनेशन कब? जब इनवैलिड हो गया है। अगर मान लो किसी की मान लो शादी नहीं हुई थी और किसी ने, एक अकेला आदमी था और उसने किसी कंपनी को बना दिया, जैसे ही शादी की तो वो पुराना नॉमिनेशन इनवैलिड हो गया। मैं क्लियर हूं अपनी बात में? एम आई क्लियर? कोई साथी प्लीज? ओके ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखिए, जिन लोगों की शादी हो गई है या होने वाली है या पहले हो गई, अब बच्चे हो गए, बच्चों का नाम नहीं है नॉमिनेशन में, तो आप चाहें तो एक से ज्यादा पर्सन को। तो अब बात कर लेते हैं एंटाइटलमेंट ऑफ ए फैमिली ऑफ ए मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। पेंशन की बात बाद में करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग हो गया तो क्या करें? घपला करके भाग गया तो मिसिंग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं। हाँ, मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग हो गया किसी भी रीजन से, किडनैप हो गया है या गंगा में बह गया है, पता नहीं, अता पता नहीं है उसके बारे में। नो वन नोज द वेयर अबाउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉई वेयर ही इज। उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या कंडीशन है। तो क्या होगा? फैमिली पेंशन एज पर रूल 52A 30% फैमिली पेंशन ग्रांट करनी है। कब? वो बाद में बात करेंगे, लेकिन करनी कितनी है? 30%, जो कि 9,000 या 75,000, 9,000 से 75,000 के बीच में हो सकती है। कब? नेक्स्ट डेट ऑफ लास्ट लीव। वो जब लीव पे गया था और मिसिंग हो गया है, तो जिस दिन लीव का लास्ट डेट था उसके अगले दिन से। या अब ऐसे ही नहीं मिल जाएगी कि साहब मिसिंग हो गया है ना, पुलिस में आपको FIR करानी पड़ेगी। पुलिस की FIR की डेट हो या डेली डायरी की एंट्री हो, GD एंट्री हो, जो भी लेटेस्ट है, उस डायरी की एंट्री से 7 साल के बाद वो मृत मान लिया जाएगा। 7 years। क्लेम्स फॉर पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुटी शैल बी सबमिटेड टू हेड ऑफ ऑफिस को। फैमिली अपना क्लेम सबमिट कर देगी। द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी शैल नॉट बी मेड बिफोर एक्सपायरी पीरियड ऑफ ए 6 month।
फ्रॉम द डेट, 6 महीने FIR के पहले नहीं दे देना है। पुलिस रिपोर्ट देगी, हाँ भाई हमने कोशिश की, मिला नहीं, उसके बाद ग्रेचुइटी मिलेगी। ठीक है, व्हेन डेथ ग्रेचुइटी शैल बिकम पेबल। ठीक है, ये केस क्लियर है मिसिंग वाला। 7 साल अगर FIR के हो गए हैं और पुलिस ने बता दिया, सर्टिफिकेट दे दिया या बता दिया कि हमने खूब प्रयास किया, मिला नहीं एम्प्लॉय, तो उस 6 महीने बाद तो उसको ग्रेचुइटी दे देनी है, 7 साल बाद उसको मृत मान के डेथ ग्रेचुइटी या जो भी है वो बाकी की प्रोसेस करनी है। एम आई क्लियर? यस सर। अब एक केस और है, अगर किसी व्यक्ति की मान लो डेथ ग्रेचुइटी कब मिलेगी? आफ्टर 7 years फ्रॉम व्हेन, विद इन 3 months ऑफ क्लेम, डिफरेंस टू बी पेड। मान लो उसने पहले तो ग्रेचुइटी ले ली होगी 6 महीने बाद कुछ, है ना, अब 7 साल के बाद उसको डेथ ग्रेचुइटी और जो पहले मिली है उसका डिफरेंस मिल जाएगा। और इफ डिले इज मोर देन 6 months, और अगर इस काम में एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज के कारण डिले हुआ है तो आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है किसके कारण डिले हुआ है। GPF अमाउंट, EL एनकेसमेंट, पे एरियर टू बी पेड टू द फैमिली। अगर नहीं मिला है तो ये भी देना है फैमिली को। एक एक्सेप्शन है, कोई आदमी एम्बेजलमेंट गबन करके भाग गया तो ये कुछ भी नहीं देना है। एम आई क्लियर? ये मिसिंग का केस भी मैंने कवर कर दिया। एक क्विज हम लास्ट में करेंगे, है ना, उसके पहले एक या क्विज पहले कर। हाँ, किसी ने हैंड, अंजू कुमारी मैडम ने, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। सर मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसके रिटायरमेंट के जस्ट 5 years हैं, हाँ, और वो मिसिंग हो जाता है, तो इस केस में भी 7 years का वेट किया जाएगा या 5 years के बाद सारा कुछ सेटल हो जाएगा? जिस दिन नहीं, पुलिस रिपोर्ट के 6 महीने बाद उसको ग्रेचुइटी मिल जाएगी। हाँ जी, है ना, डेथ ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। अब पुलिस रिपोर्ट के बाद उसको प्रोविजनल पेंशन, रिटायरमेंट के बाद प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। हाँ जी, 7 साल तक इंतजार करेंगे, फिर पुलिस की रिपोर्ट ये मांगे। सारे सेटलमेंट जो है वो 5 साल बाद प्रोविजनल नहीं होगा, होंगे, 7 साल बाद नहीं जो आपको बाकी का डेथ ग्रेचुइटी 7 साल बाद ही मिलेगी। पुलिस से सर्टिफाई कर दे कि हमने साहब खूब कोशिश की एंड वी डोंट नो द वेयर अबाउट ऑफ द, उसका भी एक कानून में, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा। 7 साल में ऐसे ही नहीं मान लेना साहब, पुलिस ने जो है वो सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं दे देगी। नो वन शुड बी हर्ड ऑफ दैट एम्प्लॉय, ये कानून में लिखा है। उस आदमी के बारे में किसी ने देखा सुना नहीं होना चाहिए। कोई बोले कि साहब मैंने तो वहां देखा था, तो उसको बुलाएंगे, बता भाई कहाँ देखा था, कब देखा था, तो फिर वो मामला रुक जाएगा। आजकल फेसबुक का जमाना, पता लगा गंगा नहाने गया और वहां फेसबुक पे फोटो खींच रहा है, समझ गए? तो कोई मिसिंग है तो उसको उसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए सर। ठीक है ना? हाँ इसमें एक छोटा सा डिफरेंस चाहूंगा मैं, आप क्लियर करें। ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी दोनों में डिफरेंस क्लियर कर दें। देखिए, ग्रेचुइटी कुछ टाइम के बाद मिलनी शुरू हो जाती है ना। मान लो किसी ने 5 साल की नौकरी की और छोड़ दी, या डेथ हो गई, या जो भी वट एवर द रीजन, है ना, तो जैसे सपोज किसी की 5 साल की नौकरी के बाद डेथ हो गई, तो 5 साल की सर्विस ग्रेचुइटी जो भी है उसको मिलेगी। ठीक है, अब डेथ ग्रेचुइटी अगर मान लो मिल गई है पहले से ही, है ना, तो डेथ ग्रेचुइटी और उसमें फर्क है अमाउंट में। सर्विस ग्रेचुइटी मिलती है जितने साल की आपकी सर्विस हुई। ठीक है, मान लीजिए किसी ने 33 ईयर जॉब किया तो 16.5 साल की कुछ ग्रेचुइटी मिलेगी, ऐसा मैक्सिमम है वो, मैक्सिमम है वो ग्रेचुइटी मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। 16.5 साल की सर्विस के इक्विवेलेंट, उसका भी कैलकुलेशन का फॉर्मूला, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, हम रूल की बात कर रहे हैं। सर उसको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कहेंगे क्या सर? किसको? जो 6 month के बाद में जो मिलती है वो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है? ग्रेचुइटी 3 तरह की होती है। अगर आप सर्विस से पहले ही अपनी जॉब छोड़ के चले जाएंगे, रिटायरमेंट से पहले, सुपर एन्यूशन से पहले, तो सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगी। सुपर एन्यूशन पे रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलेगी, और डेथ के केस में डेथ ग्रेचुइटी मिलेगी। क्लियर हो गया? अभी हम ग्रेचुइटी को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है 3 तरह की सर ने बता दी ग्रेचुइटी होती है। जी सर।
ठीक है, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी का डिफरेंस मिलता है अगर मान लो डेथ हो गई है तो, उसके भी केसेज हैं, अभी इसमें है, कवर्ड है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए बस प्लीज, इसमें है, कवर्ड है। ग्रेचुइटी का कोई केस अभी यहाँ कवर्ड नहीं है, मैं सिर्फ पेंशन पे डील कर रहा हूँ। ग्रेचुइटी इज अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है ना। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी साथी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कर लें। क्वेश्चन अभी करें, आप लोग क्या चाहते हैं, या फिर क्लास के बाद करें? 10 क्वेश्चन है सिर्फ। कर लेते हैं सर। अभी कर लेते हैं सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आप अपने आंसर नोट कर लीजिए, और आंसर इसी में है, मैं आपको बता दूंगा कहां लिखे हैं। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए। सीसीएस पेंशन रूल 1972 2021 अमेंडमेंट आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु जॉइंड सर्विस ऑन और बिफोर 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 1/1/2004। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। उम्मीद है कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम मंथली पेंशन इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है, 40% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, 60% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी बेस्ड ऑन मार्केट रिटर्न्स। Question number 3, what is the minimum qualifying service required to receive pension under OPS? Minimum qualifying service के लिए जो what is the minimum qualifying service required to receive pension under OPS? OPS में पेंशन लेने के लिए मिनिमम कितनी क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए? A 5 years, 10 years, 15 years, 20 years। होप आपने कर लिया होगा। Question number 4, what is the maximum amount of pension that can be commuted by a government service? कितना कम्यूटेशन हो सकता है किसी का मैक्सिमम? A 20%, 30%, 40%, 50%। Next please, which of the following is not included in the emolument for calculation of pension? emolument में क्या कैलकुलेट इंक्लूड नहीं है? बेसिक पे, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ये तो 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें बताइए ए और बी, एबीसी, एसी और एसीडी। थोड़ा इसमें होल्ड रखिएगा, लोग पढ़ लें आराम से, आप आराम से पढ़ के टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6। गलत है सर क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन जी गलत लग रहे हैं। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, डी अब आना डिस्कस चाहिए। करेंगे। नॉट लिखा है। क्वेश्चन का प्रॉब्लम है सर। क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेंगे एक बार, अगर गलत है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, वी विल डिस्कस। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन रिटायरमेंट ग्रेचुइटी अंडर द ओल्ड रूल? ओल्ड पेंशन रूल में मैक्सिमम कितनी ग्रेचुइटी मिल सकती है? 16.5 महीने की जो भी अभी बात की, अमाउंट कितना होगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट सीकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर रूल 48 वीआरएस लेना चाहता है, मस्ट गिव ए नोटिस ऑफ एटलीस्ट, कितने महीने का उसको नोटिस देना है? सेल गिव 3 months नोटिस। ऑथोरिटी बी, ऑप्शन बी, ऑथोरिटी में एक्सेप्ट लेस देन 3 months notice if satisfied under certain reasons। ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉय में पे 3 months पे इन लीव ऑफ 3 months पे, 3 months पे इन लीव ऑफ 3 months नोटिस होना चाहिए, सॉरी ये लास्ट वाला वर्ड नोटिस पढ़िएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबोव। होप आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट स्क्रीन मूव नहीं करिए। अच्छा, स्क्रीन रुक गई है। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, बाकी साथियों को भी शायद दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है 7 ही है सर। दिखाई दे रहा है सर 7 है। सॉरी मैंने जूम किया हुआ। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ए प्रोबेशनर गवर्नमेंट सर्वेंट सीकिंग रिजाइन मस्ट गिव ए नोटिस ऑफ, एक प्रोबेशनर है और रिजाइन करना चाहता है, कितने महीने का नोटिस देना है? सेल गिव 3 months नोटिस। ऑथोरिटी में एक्सेप्ट 3 months नोटिस इफ सेटिस्फाइड अंडर सर्टेन कंडीशन। एम्प्लॉय में
पे 3 months पे इन ल्यू ऑफ 3 months नोटिस, ये नोटिस पढ़िएगा प्लीज। ऑप्शन ए एंड सी बोथ। ऑप्शन ई 1 month नोटिस मिनिमम रिक्वायर्ड। होप आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वालिफाइंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड ए ज्वाइनिंग टाइम, बी सर्विस रेंडर्ड बिफोर 18 years of age, सी सर्विस रेंडर्ड एज अप्रेंटिस, डी सर्विस रेंडर्ड अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ये तो 4 आपको दे रखी है। ऑप्शन ए ओनली ए, ऑप्शन बी बी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड डी ओनली, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना हमारे एग्जाम में जो कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, कौन सा करेक्ट है पता? ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अर्न ओनली 1 पेंशन इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन बी ए फैमिली पेंशनर कैन गेट मोर देन 1 पेंशन एट ए टाइम। ए डिपेंडेंट सन मैरिड सन, ये 2 बार आ गया। डिपेंडेंट मैरिड सन पढ़ लीजिए प्लीज इसको। ए डिपेंडेंट मैरिड सन बिलो द एज ऑफ 25 years is eligible to receive family pension. A family pensioner can get maximum 2.5 lakh pension from 2 pensions. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। होप आपने जो है देख लिया होगा आंसर, ठीक है, सभी ने कर लिया होगा। इसके पहले ये थैंक यू से पहले और भी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए सर। पहले क्वेश्चन का आंसर डी है, डी फॉर डॉग। सभी ने नोट कर लिया होगा, किसी को डाउट हो तो बोल दे। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, बी फॉर बॉम्बे, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरा लाइए सर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, 10 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए ओपीएस में पेंशन के लिए, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 40% अमाउंट जो है आपका कम्यूट करवा सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए है, ए और बी। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताइए क्या हुआ। यस सर डीए भी इंक्लूड होता है, मैंने पढ़ा था। आप कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद मुझे मैं अपनी नॉलेज को करेक्ट कर लूंगा अगर मैं गलत हूं कहीं तो। नहीं सर, डीए इंक्लूड नहीं होगा, इसमें नॉट नहीं होना चाहिए। बेसिक पे और एमपीए 2 ही चीजें इंक्लूड होती है। डीए इंक्लूड नहीं होता क्योंकि डीए तो आपको अलग से मिलेगा ना। अब वो डीए ऊपर नहीं मिलेगा। हां, और उसे डीआरएस रिलीज कहते हैं। सर ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं है यहाँ। ए और बी दिया ना मंगीलाल सर। सर ये नॉट वर्ड आएगा या नहीं आएगा? नॉट नहीं आएगा सर। एक मिनट में पढ़ लेता हूं। तो ए सॉरी या तो नॉट नहीं आएगा, नहीं तो ऑप्शन गलत है सर। नॉट वर्ड नहीं आएगा। ऑप्शन नॉट नहीं आएगा इसमें। बेसिक पे तो इंक्लूड होगी ना सर, फिर कैसे? हाँ, नॉट नहीं आएगा तो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉट को काट दीजिए प्लीज, है ना। नॉट नहीं आएगा तो ए और बी। 25 लाख मिलती है ग्रेचुइटी, ठीक है, अभी आज की तारीख में। किसी को डाउट है इसमें 25 लाख में? और उसके बाद ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन ए और सी दोनों होंगे। अथॉरिटी के पास पावर है 3 महीने से कम का नोटिस एक्सेप्ट कर ले अगर परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। किसी को कोई डाउट? और अगर प्रोबेशनर बैक कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। ए और सी दोनों। हाँ सर आप बी भी कह रहे थे अभी। ए और बी, अच्छा यहाँ सी लिखा है, सॉरी माफ कीजिए। ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ए एंड बी इज करेक्ट। ए एंड बी करेक्ट। 7वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन है ई, ई फॉर एलिफेंट। प्रोबेशनर 1 महीने का नोटिस दे सकता है। सर सी भी सही होना चाहिए। सी में एम्प्लॉय में पे 3 months। इस पे अपन अभी क्लास के आगे और इस पे चर्चा होगी। प्लीज आप इसको होल्ड कीजिए, इसको क्लियर हो जाएगा आपको, ये क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्वालिफाइंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, ए और डी। ज्वाइनिंग टाइम इंक्लूड होता है,
सर्विस रेंडर 18 साल से कम की सर्विस इंक्लूड नहीं होती है। अप्रेंटिस सर्विस जो है आपकी कब कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है वहां पे इंक्लूड होती है। सर्विस रेंडर तो स्टेट बी आएगा, बी तो बी में आएगा। सर इसमें भी ऑप्शन नॉट सी लिखा हुआ है। सर डी हाँ, ऑप्शन हाँ, एक मिनट रुक प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। ज्वाइनिंग टाइम इंक्लूड होता है, इसमें पूछा है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो कौन सी नहीं होगी? एक तो 18 साल से होगा ना सर। हाँ, बी अप्रेंटिस और वाली और सी, 18 साल वाली। नॉट है तो बी और दूसरा हो गया सी, ठीक है। ओके करेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। और इसमें स्टेटमेंट नंबर जो है 2 करेक्ट है। फैमिली पेंशनर कैन गेट मोर देन 1 पेंशन एट ए टाइम, एक से ज्यादा पेंशन ले सकता है। अगर उसके पापा और मम्मी दोनों नौकरी करते थे और मैं अगर पेंशनर हूं तो मुझे दोनों की पेंशन मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन में अगर कहीं और है अभी आगे सर, ये स्लाइड बीच में आ गई है आपके पास शायद पूरा। लास्ट वाला देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अर्न ओनली 1 पेंशन। नहीं भाई, मिलिट्री सर्विस में तो 2 पेंशन भी मिलती है। ओनली वर्ड आ गया तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक। 25 साल से कम का डिपेंडेंट हो सकता है लेकिन वो मैरिड है तो नहीं होगा। ये सब केसेज कवर हो रखे हैं अभी अगली स्लाइड में। फैमिली पेंशन कैन मैक्सिमम 2.5 लाख, अगर 2 पेंशन मिलती है तो ये केस है। फैमिली पेंशन नहीं होगी लेकिन वो, ठीक है ना। पेंशनर को मिलती है 2.5 लाख, अगर 2 में है ना मिल रही है तो खुद को 1.25 लाख, ठीक है ना, 1.5 लाख, 1.25 लाख। मैम उसका आधा हो जाएगा ना, सीधा सीधा 1.25 दो लाख। एक, अगर किसी को डाउट है तो एक बार प्लीज पे मैट्रिक्स देख लें, लास्ट मैक्सिमम पे कितनी है। 2,25,000 का आधा कर लीजिए, लेवल 18 में या 19 में कहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर कहीं मेरे डेटा में गलती है तो प्लीज आप एक बार मुझे भी करेक्ट कर दें और जो है आप भी करेक्ट हो जाएं तो बेहतर है हम दोनों के लिए। 1.25 है जी उसमें पूरा, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये गलत 2.5 लाख लिखा ना मैंने, वो बार 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, उसका आधा 1.25 हो जाएगा जी, ठीक है। जी सर, तो सभी को दिखाई दे रहा है साथियों? यहां तक ये क्विज वाली आ गई सर। हाँ प्लीज, तो एक बार मैं आप सभी से कंफर्मेशन चाहूंगा यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मैं भी अपना डाउट क्लियर कर लूंगा और आप भी जो है अपना डाउट क्लियर कर लें प्लीज। अगर कोई साथी कोई क्वेरी के तो फिर हम आगे बढ़ें, 15 मिनट और लगेंगे। सर क्वालिफाइंग सर्विस बताया ना आपने, ओल्ड पेंशन के हिसाब से 10 साल बोला है। हाँ जी, इज इट सो? मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, है ना। मिनिमम 10 साल की सर्विस पूछ चाहिए। रही हूँ सर, 10 साल की सर्विस होता है, कहीं 10 नहीं, होता है, नहीं। कहीं 20, कहीं 30 सर। नहीं, अभी मैडम थोड़ी देर रुक जाइए, आपका क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। थोड़ी देर और रुक जाइए, फिर हम क्लास के बाद और डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल है, ठीक है। टाइप ऑफ पेंशन 33 में दे रखा है सुपर एन्युएशन पेंशन, ये सब पेंशन की टाइप है। काट रखा है वो पेंशन की टाइप नहीं है, ठीक है। देखिए, एक सुपर एन्युएशन पेंशन या सर्विस ग्रेचुइटी, 34 में दे रखा है रिटायरिंग पेंशन या और सर्विस ग्रेचुइटी, ये दोनों है। मतलब पेंशन का मतलब ग्रेचुइटी भी इंक्लूड होता है। 29 सब क्लोजेज हैं इस 34 में रिटायरिंग के केसेस में। 39 में इनवैलिड पेंशन दे रखा है और 40 में कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन दे रखा है। 41 में कंपेशनेट अलाउंस दे रखा है। देखिए 40 में अलाउंस लिखा है वर्ड, लेकिन ये भी पेंशन है, तो प्लीज एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। 42 में आफ्टर प्री मैच्योर रिटायरमेंट या वीआरएस ले लिया है। 49 में कंपलसरी रिटायरमेंट का केस है, उसकी भी पेंशन होती है एज ए, ये पेनल्टी है एक्चुअली एक तरह की। 44 में अमाउंट ऑफ पेंशन
50 में फैमिली पेंशन की बात करता है, फॉर्म 4 था पहले, अब फॉर्म 6 हो गया है। डिटेल ऑफ एलिजिबल और इनएलिजिबल फैमिली मेंबर की बात हम लास्ट में करेंगे। तो ये इतने तरह की पेंशन है, तो सभी को समझ में आ गई इतनी बात। पहली बात करते हैं, फुल स्क्रीन कर दीजिए ना सर। सर जब ग्रेच्युटी बता दीजिएगा। ग्रेजुएटी सर एक पूरा टॉपिक है, अभी कवर नहीं हो पाएगा, उसकी माफ कीजिएगा। अभी सिर्फ पेंशन ही कवर हो सकता है इस क्लास में, ठीक है सर? ओके सर। वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। सुपर एन्युएशन पेंशन और सर्विस ग्रेजुएटी रूल नंबर 33 क्या कहता है? सुपर एन्युएशन पेंशन या सर्विस ग्रेजुएटी क्या है? ग्रांटेड एज पर रूल 44। अब रूल 44 क्या है सर? कितना अमाउंट मिलेगा सुपर एन्युएशन पे, पेंशन का, ग्रेजुएटी का, वो सब इसमें लिखा है। 44 हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, पैसे की बात सबसे लास्ट में। कब मिलती है? 60 साल की एज, इसमें कोई इफ बट एल्स नहीं है। हमारे केस में 60, कुछ जगह 62 है, कुछ जगह 65 है। या कोई एक्सटेंशन मिल गया तो वो एक्सटेंडेड पीरियड 2 साल का, किसी को एक्सटेंशन मिल गया है तो 62 साल। एम आई क्लियर यहाँ पे? ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं है। 34 बात करता है रिटायरिंग पेंशन की। ये सुपर एन्युएशन पेंशन नहीं है, मैं क्लियर, हम जिसको रिटायरमेंट समझते हैं वो ये रिटायरमेंट नहीं है, उसको सुपर एन्युएशन बोलते हैं। नए साथी होंगे उनको, पुरानों को तो सबको पता है। रिटायरिंग पेंशन, इसमें 29 सब रूल है, मैंने कुछ ही कवर किए हैं। शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विथ रूल 44। रूल 44 अमाउंट की बात करता है। किसको मिलेगी रिटायरिंग पेंशन? यहाँ लिखा है, who retires on his own volition before attaining the age of superannuation। 60 साल के पहले रिटायर हो गया है, एज पर किसके? रूल 43 9 VRS नोटिस ऑफ 3 मंथ। अगर VRS लिया तो 3 महीने का नोटिस देना है। नहीं तो कौन कौन से केसेज हैं जब आदमी सुपर एन्युएशन से पहले रिटायर हो जाता है? ठीक है, देखिए थोड़ा सा सर ऊपर कर दीजिए स्लाइड। हाँ सर, पहला केस है, थैंक यू सर, 56 FR 56। FR मतलब फंडामेंटल रूल 56 क्या कहता है? उसमें रिटायरमेंट की बात की गई है। अभी मैं फंडामेंटल रूल पे नहीं जाऊंगा, वहां पे दे रखा है व्हाट इज रिटायरमेंट। 60 साल कब रिटायर होगा? एक यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे। एक आदमी दोपहर में 2 बजे स्कूल से रिटायर हो गया है ना, और शाम को उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? वो दिन ड्यूटी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ऑन ड्यूटी माना जाएगा या नहीं? माना जाएगा सर। माना जाएगा। ओके, थैंक यू। माना जाएगा। दूसरा केस, सरप्लस हो गया है और सरप्लस होने पे उसने VRS ले लिया है। देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तो सरप्लस हो गया और गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, भैया जगह नहीं है तुम्हारी पोस्ट की हमारे पास। मान लो लेट अस से PGT CS की वैकेंसी खत्म, तो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट सरप्लस करके आपको रिटायर कर देगी। या फिर सरप्लस कर दिया, बोले आपके लिए जगह नहीं है, आप एक काम करो खान विभाग में चले जाओ, वहाँ आपको काम नहीं आता, तंग होके आपने VRS ले लिया। ये VRS स्कीम आई थी 28/2/2002 को, ये एक जीरो ज़्यादा लग गया है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। 28/2/2002 को आई थी। बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन एज पर रूल 43, 30 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद और 60 साल से पहले, तो FR 56 में लिखा है, या स्टेट गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब हो गया, उसको डीम्ड रिटायर्ड बोलते हैं। ये सारे केसेस रिटायरमेंट के हैं, 60 साल से पहले वाले। इसमें किसी साथी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस? शैल आई कंटिन्यू? सर VRS तो सर 20 इयर्स वाला था ना सर? 20 इयर्स के बाद अगर वो चाहे तो ले सकता है। अच्छा, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि उसको लेना है। ठीक है, एक इनवैलिड पेंशन की बात कर लेते हैं। क्या है इनवैलिड पेंशन? रूल नंबर 39 के 9 में दे रखा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स फ्रॉम सर्विस इवन बिफोर कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 इयर्स। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर 10 इयर्स कहाँ लिखा है? आदमी 10 इयर्स की सर्विस के बाद रिटायर हो सकता है, लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ 10 ईयर से पहले हो सकता है। अगर इनवैलिड पेंशन पे क्या है, अगर वो क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया, तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। एक्वायर डिसेबिलिटी,
एज पर सेक्शन 20 RPWD, अगर एज पर RPWD एक्ट के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अगर डिसेबल हो गया है, 20 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है डिसेबल के साथ। ये है कब, एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब क्या करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन, अगर एम्प्लॉय होना चाहता है कि साहब मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं तो अब नहीं कर सकता, मुझे रिटायर कर दो 10 साल से पहले ही, या 10 साल के बाद, या 20 साल के बाद, या 30 साल के बाद, लेकिन 10 साल से पहले उसको होगा तो इनवैलिड पेंशन मिल जाएगी। ठीक है, किसको देगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम पे एक एप्लीकेशन लगेगा। उसको लगता है कि हाँ आदमी वास्तव में काम करने वाला लायक नहीं है, ठीक है, डॉक्टर का ओपिनियन लेगा, इंटेंड और रिटायर होना चाहता है अपनी मर्जी से, तो फिर उसको रिटायर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी बाय हेड ऑफ द ऑफिस या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देगा। अप्लाई टू किसको, डॉक्टर का मेडिकल होगा, अगर वो लेडी है रिटायर होने वाली तो उस टीम में मेडिकल बोर्ड में एक लेडीज डॉक्टर होनी चाहिए, जो कि 15 + 15 दिन, 15 दिन में उसको सर्टिफिकेट दे देना है। और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिसेबिलिटी है या नहीं है, ही इज फिट और ही इज अनफिट, या ही इज पार्शियली फिट, तीनों बातें बतानी है। या तो फिट है कि भैया ये तो रिटायर होने लायक नहीं है, काम कर सकता है, या अनफिट है साहब अब ये कोई काम नहीं कर सकता आपके विभाग में, या फिर वो पार्शियली अनफिट है कि साहब ये काम करने के लिए अनफिट है, तो उसको इनवैलिड पेंशन 45 डेज फ्रॉम मेडिकली डिक्लेयर्ड, जब अनफिट कर दिया तो 45 डेज के अंदर दे देनी है। किस रेट से, 50% से ऑफ एमोल्यूमेंट और एवरेज एमोल्यूमेंट लास्ट जब डिसेबल डिक्लेयर कर दिया और उसको डिस्चार्ज कर दिया उस दिन से 50% देना है, या एवरेज दोनों में से जो ज्यादा है वो देना है 44 के अमाउंट के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 44 अमाउंट की बात करता है, बार बार आ रहा है। लेकिन एक केस यहाँ पे ये भी है कि अगर पार्शियली अनफिट है, साहब थोड़ा बहुत काम कर सकता है लेकिन पहले जितनी लेबर नहीं कर सकता, तो क्या करना है, कोई बताएगा साथी? उसको निकाल देना है, रिटायर करना है, या काम पे रखना है? कोई भी साथी प्लीज। निकालना तो नहीं है उसको, तो क्या करना है? उसे उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके लिए हमारे पास वो काम नहीं है, हमारे पास उस तरह का काम नहीं है, उसके लिए फिर क्या करना है? फिर क्रिएट करनी है सर उसका लोअर पे एक आदमी प्लीज, एक टाइम में एक बोले। सर लोअर पे सर आपने जो 40 लिखाया है ना रूल, कंपलसरी रिटायरिंग पेंशन, सर क्या ये होगा इसका? तो सुपर नहीं, कंपलसरी रिटायर इस केस ये नहीं है केस, ये इनवैलिड पेंशन का केस है। अगर डिसेबल हो जाता है कंपलसरी रिटायरमेंट पेनल्टी है वो। तो सर पर उसे रिटायर करके इनवैलिड पेंशन दे देंगे? रिटायर करके इनवैलिड पेंशन नहीं देनी है, उसको एडजस्ट करना आपके डिपार्टमेंट में, उसके लिए दूसरा काम है। तो जिस तरह का काम कर सकता है, अगर काम नहीं है तो अगर बिल्कुल आपके कुछ नहीं हो सकता तो रिटायर कर देना है, नहीं तो उसको वहीं डिपार्टमेंट में बिठाए रखना, काम देना जो उसके एबिलिटी के हिसाब से हो। ठीक है, कम लेबोरियस काम हो उसको एडजस्ट करना, भले लोअर ग्रेड का हो। ठीक है, कौन देगा सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का? अगर ग्रुप ए का एम्प्लॉय है तो मेडिकल बोर्ड देगा, ग्रुप बी का एम्प्लॉय है जिसकी पे 54,000 से ज्यादा, तो भी मेडिकल बोर्ड बैठेगा। उस मेडिकल बोर्ड में एक लेडीज डॉक्टर होना जरूरी है अगर लेडी रिटायर हो रही है तो, नहीं तो सिविल सर्जन। ग्रुप सी या डी या जो भी आप बोलते हैं, बाकी लोगों के लिए एक सिविल सर्जन ने सर्टिफिकेट दे दिया, एनफ। और भी लोग हैं जो एंटाइटल है सर्टिफिकेट देने के लिए, मैंने खाली सिविल सर्जन लिख दिया है, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। मैं अपनी बात में क्लियर हूं इनवैलिड पेंशन में? हेलो, 10 हो गए हैं, कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? 5-10 मिनट और लगेंगे शायद, 2-3 पेंशन और बच गई है। कंटिन्यू कर लीजिए सर, खत्म हो जाएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये रिटायरमेंट पेंशन की बात हो गई। कंपलसरी रिटायरिंग, अभी कोई पूछ रहा था, पेनल्टी के तौर पर उसको रिटायर कर दिया, भाई काम नहीं कर रहा है, उससे काम नहीं हो रहा है, या जो है वो नखरे कर रहा है, वट एवर द रीजन, अगर उसको एज ए पेनल्टी रिटायर करना है, मे बी ग्रांटेड, उसको भी पेंशन देनी है। किसकी? रिटायरमेंट ग्रेचुटी और या तो उसको पेंशन देनी है या रिटायरमेंट ग्रेचुटी देनी है, या दोनों देनी है। लेकिन कितनी देनी है?
2/3 से कम नहीं देनी है। अगर वो सुपर एन्यूएशन पे रिटायर होता, उसका 2/3 से कम नहीं देनी है। डिपेंड करेगा उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है, लेकिन जो भी है उसके 2/3 से कम नहीं देनी है। नॉट लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन, फुल से ज़्यादा नहीं देनी है और 2/3 से कम नहीं देनी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है मिनिमम 9,000 से कम भी नहीं देना है। लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट को पावर है। अब ये बदल गया है पावर का, वो लास्ट में मैं बता दूंगा। यूपीएससी से कंसल्ट करना है और ये सब काम उसको 3 महीने में करके दे देना है। मैं क्लियर हूँ अपनी बात में? इस पूरे पैराग्राफ का सार यही है, 3 मंथ्स के अंदर रिटायरमेंट के, ये रिटायरमेंट पेनल्टी है, उसको जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा, वो नहीं होना चाहता है, ठीक है ना, तो भी उसको रिटायरिंग पेंशन जो मैडम बात कर रही थी वो ये है। मैडम मैं क्लियर हूँ? सर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो भी रिटायरिंग पेंशन? हाँ, और अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल के बाद मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। नहीं सर, अभी उसमें तो 10 फुल साल 20 पेंशन साल मिलेगा ना से सर। ये कंक्लूजन नहीं हट रहा है। फुल नहीं मिलेगा सर, फुल तो सुपर एन्यूएशन कहलाता है। आपकी जो लास्ट बेसिक होगा उसका मिलेगा। 20 साल के बाद आप नौकरी छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। ये तो जी सर, रिटायरिंग जी सर। पेंशन जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है एम्प्लॉय को जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है एज ए पेनल्टी, वट एवर द रीजन ऑफ पेनल्टी। ठीक है, हम सर रीजन पे नहीं जाएंगे। हाँ जी, वो खुद से रिटायरमेंट ले रहा है रिटायरिंग एज से पहले, कब तो भी ले रहा है? रिटायरिंग पेंशन ही होगी ना? कब ले रहा है वो रिटायरमेंट? कितने साल की सर्विस के बाद? 10 साल से पहले ले नहीं सकता। सर कितना भी मान लीजिए 58-59 साल के बाद सपोज वो ले रहा है, जैसे हमारे तो स्कूल ले में सकता है, वो वीआरएस कहलाएगा ना। वो रिटायरिंग नहीं हुआ। रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पे एज ए पेनल्टी उसको जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। वीआरएस का मतलब वो वॉलंटरी रूप से रिटायर ले रहा है, वो पेनल्टी नहीं है। नहीं वो पेनल्टी तो नहीं, लेकिन सर पेंशन तो उनकी भी रिटायरिंग पेंशन बनी है, लेकिन एज पर वीआरएस बनी है और यहाँ पे 2/3 से कम नहीं देनी है और फुल नहीं मिलेगी उसको। फुल भी फुल बनी है सर। मैम उसके पहले एक और वर्ड अटैच है, कंपलसरी। खाली रिटायरिंग हाँ। पेंशन नहीं है, नहीं कंपलसरी है। वॉलंटरी रिटायरिंग पेंशन। ठीक है, उसको जबरदस्ती कंपलसरी रूप से रिटायर किया जाए, वो नहीं होना चाहता है। अच्छा मंगीलाल सर, कोई आदमी Next. 20 साल की सर्विस के बाद यदि वीआरएस लेता है तो उसको 50% के बेसिक का मिलता है ना? अभी अमाउंट पे लास्ट में सर 41 पे, सॉरी रूल नंबर 44 में दे रखा, उस पे कब कितना मिलेगा लिख रखा है। जी 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 जी। ठीक है, कंपेशनेट अलाउंस, ये पेंशन है, ध्यान रखिएगा, अलाउंस नहीं है, प्लीज रिमेंबर। रूल नंबर 41, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड, किसको मिलता है? डिसमिस हो गया, रिमूव कर दिया फ्रॉम द सर्विस, सेल्फ फॉरफिट पेंशन, उसकी ग्रेचुइटी और पेंशन दोनों फॉरफिट हो गई अगर किसी को डिसमिस कर दिया है या रिमूव कर दिया है। दोनों केसेज में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऑथोरिटी के पास ये पावर है कि वो उसको मे ग्रांट, मैंने मे को देखो रेड किया है, कितनी 2/3 ऑफ सुपर एन्यूएशन पेंशन दे दे। कब? या तो वो एप्लीकेशन दे दे या अथॉरिटी को खुद को लिखे कि भाई यार जेन्युइन रीजन है, चलो इसको जो है हम रिटायर डिसमिस तो कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन रीजन क्या क्या हो सकते हैं? उसके पास फैमिली है, बच्चे हैं छोटे, मेरिट बेस पे उसका एक्चुअल कंडक्ट इतना ग्रेव नहीं था कि उसको कुछ भी नहीं दिया जाए। ठीक है, लेकिन 9,000 प्लस डीए से कम नहीं देना है। मैं क्लियर हूं अपनी बात में? मेरिट बेसिस केसेस पे देना है विद इन 6 मंथ, नॉट आफ्टर इट। 6 महीने के अंदर दे दिया तो दे दिया, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। एक्सेप्शनल केसेज में देना है, ये नॉर्मल केसेज में नहीं देना है। ठीक है, दया भाव रखते हुए। सर ये उससे सीवियर है ना पनिशमेंट? हाँ, उससे सीवियर पनिशमेंट है। ठीक है, डिसमिस ही हो गया तो बात खत्म हो गई ना, अब कुछ नहीं मिलेगा। हम दया करके दे रहे हैं, तुम्हारा कंडक्ट इतना नहीं, तुमको नौकरी पे तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन आपको कुछ दे देते हैं हम, चलो, है ना। ऑथोरिटी के की डिस्क्रिप्शन है, उसको लगेगा कि इसकी एप्लीकेशन दी है और दे देना चाहिए सर्कमटेंसेज कि भाई फैमिली सफर करेगी या और व्हाट एवर द रीजन। ठीक है, मेरिट पे ग्रेव कंडक्ट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में रूल नंबर 42, आफ्टर प्री मैच्योर रिटायरमेंट, 42 क्या कहता है? प्री मैच्योर रिटायरमेंट या वीआरएस की सुपर एन्यूएशन से पहले की बात हो रही है ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट। अब वो चाहे
तो कंपलसरी किया है या जो है VRS लिया है, वॉट एवर दैट, रिटायर ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के बाद, कब मिलती है ये? 30 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस, ही मे बी रिक्वायर्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू रिटायर इन पब्लिक इंटरेस्ट में उसको रिटायर कर रहे हैं। भाई आपका कोई दोस्त नहीं है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट है, हमारे पास पैसा नहीं है या कुछ भी नहीं है, वॉट एवर द रीजन, एक पब्लिक इंटरेस्ट है, आपकी सेवाएं हम जारी नहीं रख सकते। अब सेल बी एंटाइटल टू रिटायरिंग पेंशन मिलेगी उसको, रूल नंबर 44 अमाउंट मिलेगा। कब? लेकिन ऐसे ही नहीं कर देना भैया कल से मत आना, उसको या तो 3 महीने का नोटिस दे दो या 3 महीने का पे एंड अलाउंस दे दो नोटिस के बदले में, ठीक है। और VRS ले सकता 20 साल के बाद, वहां 30 है यहाँ 20 है। क्वालिफाइंग सर्विस नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स, एम्प्लॉय अगर VRS ले रहा तो उसको भी 3 महीने का नोटिस देना है। लेकिन दोनों में फर्क है, एक क्वेश्चन था वहां पे अभी आया था, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो, एम्प्लॉय के पास ये राइट नहीं है भैया 3 महीने की सैलरी लो, मैं कल से नहीं आ रहा हूं, लेकिन डिपार्टमेंट के पास ये राइट है अपनी 3 महीने की पे एंड अलाउंसेस लो और कल से नहीं आना। या मान लो 2 महीने की पे एंड अलाउंस दे दिया या 3 महीने की पे एंड अलाउंस दे दिया कि 2 दिन बाद नहीं आना, 3 महीने से कम का नोटिस दे सकता है। लेकिन एम्प्लॉय का भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, अथॉरिटी को चाहे कि इसके पास जेन्युइन रीजन है, 3 महीने का नोटिस, इसके पास टाइम नहीं है, इसकी कंडीशन नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन आपका राइट नहीं है। तो आपको रूल नंबर 44 के अकॉर्डिंग अमाउंट मिल जाएगा जो भी आपके बेनिफिट है, और उस नोटिस को विड्रॉ भी कर सकता है 15 दिन पहले एम्प्लॉय चाहे तो। एक्सेप्ट करना नहीं करना अथॉरिटी का राइट है। रूल नंबर 42 वर्ड क्यों यूज हुआ है आफ्टर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट? प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद ही तो मिलेगा आपको, पहले क्यों होगा? आप रिटायरमेंट लोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? VRS लोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? नहीं सर, आफ्टर फिर सब में लगना चाहिए था, क्योंकि सारी चीजें रिटायरमेंट के बाद की तो बात हो रही है। लेकिन ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट या VRS लेने के बाद की बात है। मान लो किसी ने नोटिस दिया, फिर कहा मैं तो नोटिस वापस लेना चाहता हूं, तो क्या होगा? इसलिए आफ्टरवर्ड लिखा है। ओके सर, ओके ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, तो ये हो गया। एम्प्लॉय के पास राइट नहीं है 3 महीने से कम का नोटिस देने का, अथॉरिटी के पास पावर है 3 महीने से कम का दे या एक्सेप्ट कर ले, दोनों बातें। एक्सेप्शन है स्पेशल VRS का, क्या है? अब देखिए ये सब अगर कोई लेना चाहता है, सब लोग, मैं तो चाहता हूँ सुपर एन्यूएशन पे रिटायर हो, लेकिन कुछ लोगों ने लिया है तो उनको क्या करना है, ऐसे ही नहीं दे देना है साहब मैं 3 महीने का नोटिस दे रहा हूँ 3 महीने बाद नहीं आऊंगा। आप पहले अथॉरिटी से क्वालिफाइंग सर्विस का सर्टिफिकेट मांगिए कि मेरी 20 साल की सर्विस हो गई है, और अथॉरिटी को 15 दिन में देना है। अगर किसी के 19 साल 9 महीने हो गए तो उसको 20 साल मान लेना है। 3 महीने को एक 6 मंथ के ये ग्रेचुइटी के लिए है, लेकिन 19 साल 9 महीने हो गए तो 3 महीने से ज्यादा की सर्विस को पूरा 6 महीना मान लेना है। क्लियर है मेरी बात? जी सर। नेक्स्ट प्लीज। आफ्टर प्री मैच्योर रिटायरमेंट, अथॉरिटी के पास ये पावर है कि आपके प्री मैच्योर रिटायरमेंट को रोक दे, या आपने VRS का नोटिस दिया तो उसको विदहेल्ड कर ले। कब? आप सस्पेंशन में चल रहे हैं, आपको चार्जशीट इश्यू हो गई है, आपके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, इन 3 केसेज में अथॉरिटी आपकी परमिशन को हेल्ड कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो इन तीनों के बाद भी आपको VRS दे सकता है, इन तीनों केसेज में भी दे सकता है। नेक्स्ट प्लीज। रूल नंबर 50 फैमिली पेंशन। ये फैमिली पेंशन बहुत बड़ा, आज कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? सर बताइए, बाकी लोग क्या चाहते हैं? मैं ये भी नहीं चाहता खाली जो पैसिव लिसनर बने रहे, बाद में 10-20 हुए हैं। बताइए, यदि छोटा टॉपिक है तो फिनिश कर लेते हैं। कितनी स्लाइड है, कोई देख पाएगा? सर देख के बता पाएंगे तो फिर मैं बता दूं। 2-3 होनी चाहिए मेरे ख्याल से। छह 7 है सर। बोलिए, अब आप साथी लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। छोटा सर, है फिर कल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इसको। फैमिली पेंशन जो है आपकी एलिजिबल है किसमें? 1 साल की सर्विस अगर आप हो गई है कंटिन्यू सर्विस के बाद, अगर मृत्यु हो गई है तो, ये मृत्यु के केसेज हैं।
अगर 1 साल की नौकरी करने के बाद किसी की मृत्यु हो गई है या 6 महीने के बाद हो गई है तो 1 साल के बाद का अलग केस है, 1 साल से पहले का अलग केस है। मेडिकली एग्जामिन करना होगा, ठीक है। और सस्पेंशन, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, नौकरी लगते हैं तब, अगर 1 साल से पहले हुआ है तो मेडिकली एग्जामिन आपका हुआ होगा, ठीक है। सस्पेंशन इसमें इंक्लूडेड है। रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, अगर आपकी रिटायरमेंट के बाद डेथ हो गई है तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मिलती है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो ये प्लीज अपने घर में बता के रखे। मैं तो चाहता हूँ सब लोग 100 साल जिए, लेकिन फैमिली को पता होगा तो वो बेनिफिट मिलेगा उसको। फैमिली विल गेट पेंशन फ्रॉम नेक्स्ट डे, अगले दिन से डेथ के मिल जाएगा। फैमिली पेंशन कितनी मिलती है? 30% मिलती है आपकी लास्ट पे का, जो भी है। आप जिंदा है तब तक आपको पेंशन मिलेगी, आपके बाद फैमिली को मिलेगी। तो उसके अंदर 9,000 मिनिमम देना है, 75,000 मैक्सिमम देना है, आधा मिलता है ना। 30% कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा। और अगर किसी की ये एनहेंस पेंशन के लिए 99 पेजेस की नई बुकलेट 2023 में आई है, मैंने उसको इसमें कंसीडर नहीं किया है। अगर कोई डेटा चेंज है तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी एंड मुझे माफ़ कर दें अगर वो डेटा अपडेट नहीं हुआ तो। 90 पेज मेरी पढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाई थी। इफ़ डाइड इन सर्विस, अगर सर्विस के दौरान डेथ हो गई तो 30% की जगह 50% मिल जाएगा 10 साल के अंदर। अगर सर्विस के अंदर 10 साल के अंदर अंदर है तो डेथ टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक मिलेगा। डेथ होने के 10 ईयर्स तक आपको मिल जाएगा 50%। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मल 30 या 50 डेथ होने के बाद में। अगर सर्विस में और रिटायरमेंट के बाद हो गई है, अगर मान लो कोई 60 साल में रिटायर हो गया और 62 साल में मर गया तो 67 ईयर यानी 5 साल और उसको मिल जाएगी एक्स्ट्रा। रिटायरमेंट के बाद 7 साल के अंदर अगर डेथ हो गई है तो जितने भी साल हुई है 67 ईयर्स में हो गई है तो 5 साल तक यानी पीछे बचे 2 साल तक उसको क्या मिलेगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मिलेगी। और अगर मान लो फ्रैक्शन में आता तो नेक्स्ट हायर रुपीज में मिल जाएगा। तो मैंने लिख रखा अगर 33.33 है तो उसको नेक्स्ट रुपीज में मान लेना है। फैमिली पेंशन एक स्लाइड दिखा दीजिए सर, थोड़ा छूट गया है। हाँ कोई बात नहीं, प्लीज। जी सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्लीज। एक्सक्यूज सर। हाँ जी, माइक बंद कर दिए, एक व्यक्ति माइक खोले प्लीज। सर इसको कहेंगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा सर, बाकी लोग माइक बंद करें, पुखराज जी के अलावा प्लीज। पुखराज जी के अलावा प्लीज माइक बंद कर दीजिए। आपने एक वर्ड यूज किया सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। मेरे हिसाब से इसके होना चाहिए पेंशन। उसका नाम है सर, जो लिखा है मैंने लिख लिया है, उसमें जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। नॉर्मल 30% मिलती है, यहाँ 50% मिलेगी। ठीक है सर। सर माइक बंद कर दीजिए प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज। एक व्यक्ति माइक ऑन करे। ये नाम पढ़ लीजिए। अब देखिए मैंने जानबूझ के नाम इस तरह से लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नॉर्मल केसेस तो है ही। अगर मान लो किस किस को, फैमिली की डेफिनेशन क्या है? फैमिली में जुडिशियल सेपरेटेड वाइफ या हस्बैंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है। विडो हो, और विडो का अलग केस है, वाइफ हो, ठीक है, चाहे वो वाइफ हो, जुडिशियल सेपरेटेड है या विडो है, उसको मिलेगा। ये ऑर्डर देख लीजिएगा, ये हो सकता है चेंज हो। चिल्ड्रन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो चिल्ड्रन को मिलती है। अडोप्टिव पेरेंट है, पेरेंट नॉर्मल को तो मिलती है, अडोप्टिव पेरेंट है तो भी मिलती है। अनमैरिड या विडोड डॉटर है, अगर मल्टीपल है तो उनके बाद ऑर्डर में मिलेगा। डिपेंडेंट मदर पहले, फादर बाद में, ठीक है। और डिपेंडेंट सिबलिंग भाई बहन। ये ऑर्डर देख लीजिएगा प्लीज, है ना। हो सकता है ये ऑर्डर चेंज हो, मेरे लिखने में भूल हो गई हो। तो मल्टीपल विडो है तो इक्वल शेयर मिलेगा इन केस डेथ ऑफ ए सिंगल। अगर एक ही विडो है और उसकी डेथ हो गई है तो उसका नेक्स्ट जो भी डेजिग्नेटेड वर्ड आएगा एक आगे, आपको डेजिग्नेटेड पर्सन को मिलेगा, ठीक है। और एक सेकंड मैरिज अगर कर ली है और अगर वो इनवैलिड मैरिज थी, ये केस मैंने शुरू में दिखाया था, इसलिए मैंने बोला था कि ये जो आपका केस स्टडी है लास्ट में कवर करूंगा। अगर सेकंड मैरिज है तो वो मैरिज इनवैलिड कहलाएगी अगर पहला स्पाउस जिंदा है, लेकिन उसके बच्चों को मिलेगा, भले वो मैरिज इनवैलिड है। तो
2 family pensions are given maximum 1.25 लाख या 75,000 एज पर रूल, जितनी भी है 30% की रेट से उतनी मिल सकती है। तो अगर मल्टीपल शादी की है, ठीक है, एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन चाइल्डलेस विडो है। अगर मान लो कोई चाइल्डलेस विडो है, अगर उसने विडो थी, उसने मैरिज कर ली तो उसको पेंशन बंद हो जाएगी और वो पेंशन दूसरे को शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन उसके बच्चा नहीं है तो उसको वापस से शादी करने का अधिकार है और उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर मल्टीपल विडो है तो इक्वल शेयर मिलेगा जितनी भी विडो है उसकी। अब सब कहोगे सर ये कैसे एक शादी कर सकता है, आप कह रहे हो मल्टीपल विडो है, ठीक है, एक से शादी की है ना, और क्या होगा, किसी भी रीजन से उसने दूसरी शादी की, अगर एज पर लॉ अलाउड है, और क्या है उस आदमी की डेथ हो गई तो 2 से ज्यादा विडो हो जाएगी। और सेकंड मैरिज अगर इनवैलिड हो गई तो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब ये कब होगी मैरिज इनवैलिड, अगर स्पाउस जिंदा है पहला और दूसरी शादी कर ली तो पहली दूसरी शादी इलेजिटिमेट हो जाएगी। लेकिन कुछ रिलीजन में पावर है। रूल नंबर 44, ये आखिरी है। अमाउंट कितना मिलेगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 डिसेबल्ड वाला केस है, 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। 39 में डिसेबल्ड वाले में 10 साल से कम की सर्विस हो सकती है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हायर मिलेगा किसका, 50% एमोल्यूमेंट, लास्ट बेसिक का 50% एमोल्यूमेंट बात हो रही है, बेसिक प्लस एनपीए। एवरेज एमोल्यूमेंट 9,000 से कम नहीं, 1,25,000 से ज़्यादा नहीं। एलिजिबल फॉर पेंशन सेल गेट सर्विस ग्रेचुइटी, और वो सर्विस ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल फॉर पेंशन सेल गेट सर्विस ग्रेचुइटी भी मिलेगी अगर पेंशन के लिए एलिजिबल है तो। और उसके बाद वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग अ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर हैज बिकम एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन अंडर रूल 40। लेस देन 10 साल की सर्विस से पहले उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया तो उसको कंपनसेट अलाउंस मिलेगा, सब्जेक्ट टू अथॉरिटीज डिस्क्रिशन। कितना मिलेगा, एज पर रूल 41 मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ 2/3। थैंक यू। ये अगर आप रिटायरमेंट के बाद इतनी एज पे जिंदा रहते हैं तो एडिशनल पेंशन मिल जाएगी। 80 साल को, इसको याद रखने का तरीका है 80, 85, 90, 95, 20, 30, 40, 50, 100। 100 साल के हो गए तो पेंशन पूरी मिलनी, मतलब डबल मिलनी, तनख्वाह के बराबर हो जाएगी। तो आप लोगों ने पेशेंसली सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और 1.5 घंटा हो गया है, आपने इतना पेशेंस से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं प्लीज। आदरणीय सभी ग्रुप के साथियों की ओर से मैं आदरणीय मांगीलाल सर का सहृदय धन्यवाद करता हूं, और प्रदीप सर का भी सहृदय धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने रिकॉर्डिंग की देवांगन सर की अनुपस्थिति में। पूरे ग्रुप की ओर से सर आपको बहुत बहुत साधुवाद। और थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थोड़ा अगर ज्यादा हो गया तो माफी, आपको ज्यादा देर बिठाने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।